वो जो भीड़ बुलाई गई थी वो पैसे की भीड़ थी। सवाल मेरा ये है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो हैं उनकी सुनने में आ रहा पेंशन रोक दी गई है, उनकी पेंशन रोक दी गई है। तो कांग्रेस सरकार आएगी तो कोई वादा है उनके लिए? नगर पालिका के कर्मचारी भी परमानेंट को लेकर के स्ट्राइक करी उन्होंने, शहर पूरा उत्तराखंड कचरे में तब्दील हो गया। आशा वर्कर हैं वो भी आंदोलन कर रही हैं। तो कांग्रेस की तरफ से क्या मदद की जा रही है और अगर सरकार बनती है तो क्या मदद करी जाएगी? जय हिंद, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान भुवन कापड़ी जी के साथ हैं। एक इंटरव्यू पहले भी आया था, अब एक इंटरव्यू इनके काफ़िले निकालने के बाद दोबारा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे आरोप एक पक्ष की तरफ से लग रहे हैं कि वो जो भीड़ बुलाई गई थी वो पैसे की भीड़ थी। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कापड़ी जी से कि वो जो इतना बड़ा काफ़िला था, मैं मानता हूँ कि काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे थे और मान लीजिए पूरा उत्तराखंड की नज़र थी उस समय। ये हॉट सीट बन चुकी है, मुख्यमंत्री के गढ़ से आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो जो भीड़ बुलाई गई थी वो किस टाइप की भीड़ थी? देखिए, पैसे से कौन लोग भीड़ लाते हैं और किन लोगों के पास पैसा है, इस बात को खटीमा क्षेत्र की जनता अच्छे से जानती है। जहां चुनाव में सिर्फ ये बात कहकर भारतीय जनता पार्टी के लोग सब लोगों से यही बात कहते हैं कि भुवन कापड़ी के पास तो पैसे नहीं है, वो कहां से चुनाव लड़ेगा। हम पिछली बार जितने पैसे खर्च करे थे 5-6 करोड़, उसको दुगने करेंगे, ये बात वो जनता में कहते हैं। तो देखिए, मैं तो एक साधारण घर का व्यक्ति हूँ और साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है कि मैं लोगों को पैसे दे के बुला सकूं। ये खटीमा की जनता का मेरे प्रति स्नेह है, मेरे प्रति प्यार है, मेरे प्रति विश्वास है, जो भीड़ के रूप में मेरे खटीमा आगमन पर लोगों को दिखाई दिया। और पूरा शहर सारे लोगों को जानता है कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र से है, क्या है। और मेरा मानना ये तो ये है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मेरे मित्रगण, मेरे साथीगण, बंधुगण, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली और मुझे उस संख्या के रूप में ये आशीर्वाद दिया, ये विश्वास दिलाया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। इन्होंने कहा, मुझे उस भीड़ के रूप में ये संदेश दिया कि जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो वो भी अकेले गरीबी की हालत में वनवास में निकल गए थे और रावण से लड़ने के लिए, उस अहंकारी अरबपति खरबपति सोने की जिसके पास लंका थी, उस रावण से लड़ने के लिए ऐसे ही छोटे छोटे नल, नील, जटायु जो है हमारे बजरंगबली जी, सब छोटे छोटे लोगों ने मिलकर भगवान राम के साथ एक समूह बनाया था और उन्होंने लंका पर विजय पाई थी। तो वही आज खटीमा का भी है। हम साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, आम आदमी के बीच के लोग हैं, आम आदमी की पीड़ा समझते हैं, आम आदमी के बीच उठते बैठते हैं और मेरे आने पर आम आदमी ने अपनी भागीदारी दिखाई। इतना बड़ा जन सैलाब निकला आपके साथ, आपको क्या लगता है कि 2022 में जनता क्या मैसेज देना चाह रही है? देखिए, खटीमा की जनता बड़ी समझदार है। जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था और खटीमा की जनता को लगा कि अब इस आंदोलन को धार देने के लिए हमें इस आंदोलन को उग्र करना है, तो हमारे खटीमा के 7 लोगों ने शहादत देकर इस उत्तराखंड निर्माण को की जो लड़ाई थी उसे तेज़ी से आगे बढ़ाया और उत्तराखंड बना। तो उत्तराखंड की जनता जानती है, पिछले 9.5 वर्ष में विधायक के रूप में कार्यकाल, आने वाले 5 महीने में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल, क्या एक विधायक की जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है, क्या उन्होंने निभाई है? क्या एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अपनी जनता के प्रति होती है, जो जनता के लिए काम करेगा? साधारण सी बात है, मेरा उद्देश्य कभी विधायक बनना, सांसद बनना या चुनाव जीतना नहीं है। मेरा उद्देश्य खटीमा के विकास के लिए है, खटीमा की क्षेत्र की जनता के सेवा के लिए है। अगर जनता को लगेगा कि भुवन कापड़ी एक अच्छे सेवक के रूप में हमारी सेवा कर सकता है तो मुझे आशीर्वाद देगी। उसका जो है आपने परिणाम कल देखा। पिछली बार भी जिस इस विक्रांत लहर में पूरा उत्तराखंड साफ हो गया तो खटीमा की जनता ने खड़े होकर मेरा पूरा एक गरीब आदमी को, जिसके पास मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए भी कुछ पैसे नहीं थे, और मुझे इतने ज़्यादा वोट देकर, इतना समर्थन देकर मेरा सहयोग किया, तो उससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। तो अभी मेरा एक सवाल ये भी है कि अभी आप प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब आप कार्यकारिणी के अध्यक्ष बन गए हैं
उत्तराखंड से। तो अब कैसा लग रहा है, युवाओं में कैसा जोश है, युवाओं को आप कैसे प्रेरित करेंगे इलेक्शन के लिए, जिताने के लिए कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को कैसे समझाएंगे? देखिए, जब से मैं बना हूँ जिस हिसाब से युवाओं में जोश है, और मुझे देहरादून में जिस हिसाब से गर्मजोशी से युवाओं ने मेरा अलग से स्वागत किया। मैं जब यहाँ को आया तो हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नारंगमता, जब उमड़ कर युवा निकल कर बाहर आया है कि जिसे ये पता चला है कि भुवन कापड़ी आने वाले हैं, तो सब लोगों ने बिना कहे अपनी भागीदारी निभाई है। एक उत्साह है, युवाओं के अंदर उत्साह है कि कांग्रेस युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है, और मेरे रूप में अभी उन्होंने आगे बढ़ाया। तो जो है कि युवाओं को ये उम्मीद है कि हाँ, उनकी भी बारी आएगी, जो युवा हैं सबको आगे बढ़ाया जाएगा, और मैं युवाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने का काम करूँगा। मैं युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी बात है, उनके सुरक्षित भविष्य, जो कि रोज़गार को लेकर है, उनका जीवन कैसे चलेगा। हमारे जो युवा साथी रोज़गार में उन्हें निकाला जा रहा है, उपनल से निकाला जा रहा है, आउटसोर्सिंग से निकाला जा रहा है, मनरेगा के कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। हमारे अतिथि शिक्षकों को 4.5 साल तक धक्के खाने पड़े, 4 साल तक धक्के खाने पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उन्हें निकाल दिया। आज चुनावी वर्ष में उन्हें जो है कि चुनावी जुमला हम कहेंगे, तनख्वाह बढ़ा दी, रख दिया। उन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है करके, सचिवालय में फाइल का पता नहीं है। तो हमारे योग प्रशिक्षित लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी योग शिक्षा दी जाए। तो हम युवाओं के लिए एक सुरक्षित नीति, एक सुरक्षित भविष्य, उनके लिए एक रोज़गार का प्लान लेकर 2022 के चुनाव में आएंगे। और युवाओं को पता है कि जब कांग्रेस की 2002 से 2007 में सरकार थी, तो सरकारी नियुक्तियाँ हों चाहे प्राइवेट में, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। हमारी 12 से 17 की सरकार में भी 20-22 हज़ार लोगों को सरकारी नौकरी में और 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को प्राइवेट रोज़गार देने का काम किया। जो उद्योग कांग्रेस ने लगाए, आज ये डबल इंजन की सरकार में वो लगातार बंद होते जा रहे हैं, युवाओं की नौकरी छूट रही है। तो युवा ये जानता है कि एक अच्छे और सुनहरे भविष्य की स्थापना और युवाओं के लिए एक अच्छे भविष्य की कल्पना और उसे धरातल में लाने का काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। एक सवाल मेरा ये है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो हैं, उनकी सुनने में आ रहा पेंशन रोक दी गई है, उनकी पेंशन रोक दी गई है। तो कांग्रेस सरकार आएगी तो कोई वादा है उनके लिए जो करना चाहती है? देखिए, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की बात आपने करी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज हम सब लोग उत्तराखंड के नेता जो जिस जगह पर हैं, वो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के कारण ही है। उन्होंने आंदोलन किया और राज्य बना, तो हम सब लोगों को ये स्थान मिला है। और कांग्रेस इस बात को भली भांति जानती है। जब हमारी 2002 में सरकार बनी, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण की शुरुआत हुई। एक क्राइटेरिया बनाया गया, उनको चिन्हित किया गया। जो आंदोलनकारियों को उस चोटिल हुए, घायल हुए, जेल गए, उनको 50-50 हज़ार रुपये प्रति आंदोलनकारी देने का काम हमारी कांग्रेस सरकार ने किया। उसके बाद जो हमारे भाई उस समय लीड रोल पर थे और 7 दिन से ज़्यादा जेल रहे, उनको नौकरी देने का काम उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने 2002 से 7 में किया। फिर उसके बाद 2007 से 2012 में आंदोलनकारियों को चिन्हितकरण के लिए धरने में बैठना पड़ रहा था। मैं खुद 5 दिन के आमरण अनशन में खटिया में बैठा कि भाई आंदोलनकारियों को आप चिन्हित करो। और जो है कि कुछ भी 5 से 12 की सरकार में आंदोलनकारियों के लिए कुछ नहीं हुआ। अब आप देखेंगे 2012 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी, तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों को पेंशन देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। 10% क्षैतिज आरक्षण देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। अगर आप आंदोलनकारियों के लिए उत्तराखंड की सरकार ने क्या काम किए हैं, इसका अगर आप पूरा डिटेल निकालेंगे, तो आपको ये दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने आंदोलनकारियों को नौकरी देने का काम भी किया, मुआवजा देने का काम भी किया, चिन्हीकरण करने का काम भी किया, आज पेंशन देने का काम भी किया। एक सवाल और, अभी नगर पालिका के कर्मचारी भी परमानेंट को लेकर के स्ट्राइक करी उन्होंने, शहर पूरा उत्तराखंड कचरे में तब्दील हो गया। आशा वर्कर हैं, वो भी आंदोलन कर रही हैं। तो कांग्रेस की तरफ से क्या मदद की जा रही है, और अगर सरकार बनती है तो क्या मदद करी जाएगी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर, पुलिस कर्मचारी, जो सब आज आंदोलनरत हैं, धरने में बैठे हैं, मैं आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में भी कल गया था। वो लोग हैं जब लोग अपने रिश्तेदारों को कोरोना के डर से बाहर नहीं निकाल रहे थे, उनके पास जा नहीं रहे थे, उनकी मदद नहीं कर रहे थे, ये घर घर जाकर उनको दवाइयाँ बांटने का काम कर रहे थे, उन्हें अस्पताल लाने का काम कर रहे थे, उन्हें जो है जो सुविधा संभव हो सकती है वो देने का काम कर रहे थे। अपनी जान पर खेलकर हमारी आशा कार्यकर्ताएं और पुलिस वाले लोगों के लिए काम कर रहे थे। और मुझे बड़ी शर्म आती है कि आज उन लोगों को अपने अधिकारों के लिए धरना देना पड़ रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2000 रुपये मानदेय पहले भी रखा। हम इन सब की मांगों को अपने घोषणा पत्र में लेके आएंगे।
जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र होगा उसमें आशा कार्यकर्ताओं का मामला गंभीरता से टाइम बाउंड तरीके से लिख के आएगा, हम उसको रखेंगे। जो ग्रेड पे वाला पुलिस का मामला है हम उसको भी लिख कर देंगे, और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी भी जो समस्या है उसका भी समाधान करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। पिछले इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस खड़े हुए, बग्गा चौवन की एक मामला है वो खड़ा हुआ, और मैं हाल ही में घटी में आया था तो कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री जी के विरोध में एक आयोजन किया था जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं किया गया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। तो कांग्रेस पार्टी क्या समर्थन करती है चीज़ों का, उनके आंदोलन का? देखिए, आज हम सब लोग, पूरे भारत के लोग, जो खासकर जो व्यवस्था हमारी है, चाहे वो सरकारी तंत्र हो चाहे हमारा राजनीतिक तंत्र हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम तो हमेशा ही अम्बेडकर साहब के यहाँ जाते हैं, जैसे आंदोलनकारियों के जाते हैं, अम्बेडकर साहब के यहाँ भी जाते हैं। मैं उस दिन भी गया, और उसके साथ मैं कहना चाहता हूँ, अम्बेडकर भवन के लिए हमारी सरकार में 2012 में हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो अम्बेडकर भवन के लिए पुरानी तहसील में जगह अलॉट की गई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अलॉट होने के बाद, खसरा खतौनी में चढ़ने के बाद उसको निरस्त करने का काम, कभी खुर्द-बुर्द करने का काम, कभी इधर कभी उधर, हमारे खटीमा के शहर के चंद पूंजीपतियों को वो जगह दिलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जा रही है। आपने देखा होगा कि जहाँ जो है कि हमारे अम्बेडकर साहब का बड़ा जो है अम्बेडकर का पार्क बनना था, उन लोगों ने पूरा नक्शा डिज़ाइन कर रखा था, अम्बेडकर साहब की मूर्ति तक खरीद रखी थी। उस जगह को निरस्त करना, उस जगह को खुर्द-बुर्द करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। वो तो चाहते ही नहीं कि अम्बेडकर साहब की सोच हिंदुस्तान में जिंदा रहे। वो तो तानाशाह हैं, वो तो हिटलर शाह हैं, वो तो हिटलर की सोच को हमारे देश में चाहते हैं। हम लोग तो अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं। हम तो अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान में चलने वाले लोग हैं। आप हमारे लोकतांत्रिक तरह तो छोड़िए, हमारे तो संगठन में भी अम्बेडकर साहब के हिसाब से हम जो है लोकतांत्रिक तरह के संगठन को चलाते हैं। तो हम तो पूर्ण रूप से उनको समर्थन करते हैं। लास्ट सवाल ये, आम आदमी पार्टी की तरफ से 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इससे उन्हें फ़ायदा होने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर वो दिल्ली की तुलना उत्तराखंड से करेंगे तो वो संभव नहीं है। और उत्तराखंड का जो आदमी है वो स्वाभिमानी है। हमारे देश की सीमाओं में जो सुरक्षाकर्मी है वो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड का है, जो अपनी प्राणों की बाजी देकर हम सब लोगों की, पूरे देश की रक्षा करते हैं। उत्तराखंड का जो युवा है वो रोज़गार चाहता है, वो स्वरोजगार चाहता है, वो पलायन को रोकना चाहता है, वो खुद स्थापित होना चाहता है, अपने सुनहरे भविष्य को जीना चाहता है। वो ये चाहता है कि जब हम डिग्री कॉलेज से पढ़ के निकलें, जब हम टेक्निकल कॉलेज से पढ़ के निकलें तो हमें रोज़गार मिले, ताकि हमें किसी चीज़ के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो इस स्वाभिमानी उत्तराखंड में मुफ्त की बातें करना, मुझे नहीं लगता कि तो उत्तराखंड के जो है स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। हमें जिन लोगों को फ्री बिजली देनी है वो हमने अपने, सबसे पहले हरीश रावत जी ने इस बात को कहा, हमारे नेताओं ने, प्रीतम सिंह जी ने इस बात को कहा, हमारे नेताओं ने इस बात को कहा कि हम आएंगे तो हम अपने इस बिजली विभाग को, तंत्र को पिछली बार 2012 से 2017 में इतना मजबूत कर चुके थे कि हम अगर सरकार में आते तो फ्री बिजली देते, 100 यूनिट 200 यूनिट पर वर्ष हम बढ़ाते। अब जो है आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड का जो स्वाभिमान है उसको नहीं समझ पा रही है। उत्तराखंड का युवा क्या चाहता है उसे नहीं समझ पा रही है, और मुझे नहीं लगता कि इस बात से बहुत कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। कोई एक आखिरी संदेश जो उत्तराखंड की जनता से और खटीमा की जनता से आप देना चाहते हो, आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो? मैं उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के युवाओं को, महिलाओं को, व्यापारियों को, किसानों को, सबको ये कहना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश का कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो पिछले 5 साल में जो है भारतीय जनता पार्टी की 4.5 की सरकार में प्रताड़ित न हुआ हो। जिन महिलाओं का रसोई का बजट 5,000 था वो बढ़कर 10,000 हो गया, और उनके जो घर के लोग कमाने वाले थे उनकी तनख्वाह 10,000 से 5,000 हो गई। कोरोना काल में सब परेशान हैं, जीएसटी लगाकर व्यापारी को त्रस्त कर रखा है। हमारा युवा लगातार धरने, बेरोजगार युवा लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है कि भाई हमें रोज़गार दिया जाए, और रोज़गार के अवसर निकलते तो उसमें भ्रष्टाचार खुलकर सामने आता है।
हमारे किसान भाई लगातार पिछले 1 वर्ष से धरने पर बैठे हुए हैं। किसान जिस फसल को बो रहे हैं उसमें जिन चीज़ों का उपयोग होता है वो दिन रात महंगा होता जा रहा है और किसान जिस फसल को तैयार करते हैं वो सस्ती होती जा रही है। हमारी महिला शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के यौन शोषण के रूप में जो है कि साफ साफ उन पर आरोप लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं, हमारे प्रदेश का युवा जानता है, महिला जानती है, व्यापारी जानता है, किसान जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। इनका जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है और 2022 में इनकी विदाई कर जो है हाँ, उत्तराखंड की जनता इस बात को साबित कर देगी। विदाई हो रही है, 101% विदाई हो रही है, धूमधाम से विदाई होगी। ठीक है, थैंक यू सर अपना समय देने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट करें, हम अगली बार फिर आपको उनका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कर दें, अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।